नमस्कार और द डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज हमारे हाथ में एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। नाम है राजस्थान प्रगति ब्लूप्रिंट। जी, और इसमें राज्य की 25 सबसे जरूरी योजनाओं का पूरा खाका दिया गया है। देखिए, किसी भी सरकार की योजनाओं की लिस्ट को पढ़ना थोड़ा बोरिंग हो सकता है, तो आज हम इसे एक लिस्ट की तरह नहीं देखेंगे। तो फिर किस नजरिए से? हम इसे एक नागरिक की जीवन यात्रा के नजरिए से देखेंगे। एक बच्चे के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई, रोजगार और फिर बुढ़ापे तक ये ब्लूप्रिंट हर कदम पर कैसे साथ देने का वादा करता है। इस दस्तावेज में एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे किसी यात्रा में एक व्यक्ति आगे झंडा लेकर चलता है, उसी प्रकार फ्लैगशिप योजनाएं अन्य सभी योजनाओं का नेतृत्व करती हैं। वाह! तो चलिए आज इसी झंडा बरदार को समझने की कोशिश करते हैं। ये नजरिया बहुत दिलचस्प है और यात्रा शुरू करने से पहले एक बात समझना जरूरी है। बताइए। फ्लैगशिप योजना का मतलब क्या है? ये सिर्फ योजनाएं नहीं होती, ये सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं होती हैं। इनके लिए पैसा और ध्यान, मतलब दोनों की कोई कमी नहीं होती। हाँ, और इनकी निगरानी सीधे टॉप लेवल से होती है, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के स्तर पर। अच्छा। तो इन 25 योजनाओं को समझना एक तरह से सरकार के इरादों को समझना है। बिल्कुल। तो इस यात्रा का पहला पड़ाव है सबसे बुनियादी जरूरतें, भोजन और स्वास्थ्य। जी। दस्तावेज में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA की बात की गई है। इसके तहत छूटे हुए परिवारों को जोड़ा जा रहा है ताकि उन्हें 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज मिल सके। ये तो काफी स्टैंडर्ड है। हाँ, ये तो जानी पहचानी बात है, लेकिन इसमें एक गिव अप अभियान का जिक्र है। हाँ? जो जयपुर से शुरू हुआ है। ये क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ये एक बहुत ही दिलचस्प सामाजिक प्रयोग है। देखिए, कोई भी कल्याणकारी योजना कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसमें कुछ ऐसे लोग हमेशा जुड़ जाते हैं जिन्हें उसकी असल में जरूरत नहीं होती। हाँ, ये तो होता है। तो सरकारें आमतौर पे क्या करती हैं? जांच और सख्ती से ऐसे लोगों को हटाती हैं, लेकिन गिव अप अभियान एक अलग रास्ता अपनाता है। वो क्या? यह लोगों की ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी पर भरोसा करता है। ये कहता है कि अगर आप सक्षम हैं तो स्वेच्छा से अपना हक छोड़ दीजिए, ताकि वो किसी ज्यादा जरूरतमंद तक पहुंच सके। बिल्कुल। यह नियमों के डंडे से ज्यादा नागरिक चेतना पर आधारित मॉडल है। यानी ये टॉप डाउन अप्रोच की जगह बॉटम अप जिम्मेदारी की बात कर रहा है। बहुत खूब। अच्छा, खाने के बाद आते हैं स्वास्थ्य पर। जी। यहाँ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्लस यानी माँ योजना का जिक्र है, जिसे पहले चिरंजीवी योजना के नाम से जाना जाता था। हाँ, 25 लाख का कैशलेस इलाज, ये तो हेडलाइन है, लेकिन इस दस्तावेज को पढ़ते हुए एक छोटी सी डिटेल ने मेरा ध्यान खींचा। क्या? इसमें लिखा है कि अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले और 15 दिन बाद के खर्च भी शामिल हैं। ये सुनने में तो छोटी सी बात लगती है, पर क्या असल में ये इतना बड़ा फर्क डालती है? अरे, ये छोटी बात नहीं है। अच्छा। यही इस योजना का सबसे बड़ा फर्क है। अक्सर जब कोई बीमार होता है तो उसका खर्चा सिर्फ ऑपरेशन या बेड चार्ज तो होता नहीं है। सही बात है। असली बोझ तो अस्पताल जाने से पहले होने वाले अनगिनत टेस्ट, स्कैन और कंसल्टेशन से शुरू होता है। और फिर छुट्टी मिलने के बाद महीनों तक चलने वाली दवाइयाँ, फॉलो अप विजिट्स, यही वो खर्चे हैं जो मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर तोड़ देते तो हैं। ये योजना सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं कर रही है? नहीं, वो उस बीमारी से जुड़े पूरे वित्तीय चक्र को कवर कर रही है। यही इसे सही मायनों में एक स्वास्थ्य सुरक्षा कवच बनाता है। अब समझ आया कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो हमने भोजन और स्वास्थ्य की नींव रख दी। अब आते हैं उस शक्ति पर जो समाज को आगे बढ़ाती है। महिला सशक्तिकरण। बिल्कुल। यहाँ कई स्तरों पर काम हो रहा है। पहली है लाडो प्रोत्साहन योजना। इसमें बेटी के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक किश्तों में 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। और यहाँ भी जरूरी बात यह है कि पैसा कैसे और कब दिया जा रहा है। हाँ, हर किश्त शिक्षा के एक पड़ाव से जुड़ी है। पहली क्लास में एडमिशन, 10वीं पास करना, 12वीं पास करना और फिर ग्रेजुएशन। अच्छा, मतलब ये सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है? बिल्कुल नहीं। यह हर कदम पर बेटी को स्कूल में बनाए रखने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन है। यह उस सामाजिक सोच पर सीधा प्रहार करता है जहां बेटियों की पढ़ाई को अक्सर बीच में ही छुड़वा दिया जाता है। सही कहा। इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा अभियान है दीदी अभियान। ये एक योजना नहीं बल्कि कई योजनाओं का एक गुलदस्ता सा लगता है। हाँ, इसमें कई नाम हैं। नमो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी। ये थोड़ा उलझा हुआ सा लगता है। क्या आप इसे हमारे लिए सहज भाषा में समझा सकती हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? बिल्कुल।
इसे आप एक प्लेटफॉर्म की तरह समझिए। प्लेटफॉर्म, हाँ, जिसका आधार है स्वयं सहायता समूह यानी SHGs। सरकार इन समूहों की महिलाओं को पहचान कर उन्हें 3 मुख्य भूमिकाओं के लिए तैयार करती है। 3 भूमिकाएं कौन कौन सी? पहली भूमिका है भविष्य की तकनीक। भविष्य की तकनीक। जी, इसमें ड्रोन दीदी और सोलर दीदी जैसी पहलें हैं। ये महिलाओं को खेती में ड्रोन से छिड़काव करने या सोलर पैनल लगाने जैसे नए जमाने के रोजगार से जोड़ रही हैं, जो सिर्फ मजदूरी नहीं बल्कि एक हाई स्किल्ड काम है। मतलब उन्हें पारंपरिक कामों से निकालकर सीधे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लाया जा रहा है। सही पकड़ा आपने। दूसरी भूमिका है जमीनी स्तर की सेवाएं। यहाँ बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी आती हैं। अच्छा, ये सखी क्या करती है? ये गांव की वो महिलाएं हैं जो घर घर जाकर बैंकिंग, खेती की नई तकनीक या पशुओं की देखभाल जैसी जटिल सरकारी और निजी सेवाएं पहुंचा रही हैं। ये एक तरह से सिस्टम और आम आदमी के बीच का मानवीय पुल है। और तीसरी भूमिका? इन दोनों भूमिकाओं का नतीजा है तीसरा लक्ष्य, लखपति दीदी। यानी इन सब कामों के जरिए 20 लाख महिलाओं की सालाना आय को 1 लाख रुपए के पार ले जाना। जी, तो ये सिर्फ पैसे देने की योजना नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ जो पैटर्न देखने लायक है वो ये है कि सरकार अब सिर्फ सब्सिडी या लाभ देने से आगे बढ़ रही है। दीदी अभियान का असली मॉडल एजेंसी एज अ सर्विस है। एजेंसी एज अ सर्विस? हाँ, ये महिलाओं को सिर्फ पैसा नहीं बल्कि ड्रोन पायलट या सोलर तकनीशियन जैसी एक आर्थिक पहचान और भूमिका, मतलब एजेंसी दे रहा है। ये पारंपरिक सशक्तिकरण मॉडल से कहीं ज्यादा टिकाऊ है क्योंकि ये बाजार से जुड़ा है, न कि सिर्फ सरकारी मदद से। महिलाओं को आर्थिक पहचान देने की ये रणनीति, ये तो जाहिर तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत निर्भर करेगी ही। चलिए देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट ग्रामीण राजस्थान, खासकर कृषि और जल जैसे मुद्दों को कैसे देखता है। यहाँ एक बहुत बड़ी योजना है, कुसुम योजना, जिसका नारा है किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाना। हाँ, इसका मॉडल भी बताया गया है। 10% किसान लगाएगा, 60% सरकार देगी और 30% बैंक से लोन मिलेगा। सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। क्या राजस्थान का एक आम किसान, जो आप देखिए शायद पहले से ही कर्ज में डूबा हो, वो अपनी बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए एक और लोन लेने का जोखिम उठाएगा? जमीनी हकीकत क्या हो सकती है? ये एक बहुत ही जायज और जरूरी सवाल है। देखिए, कोई भी बड़ी योजना कागज पर जितनी आसान दिखती है, जमीन पर उतनी ही चुनौतियां होती हैं। तो फिर इसका हल क्या है? हल ये है कि इस मॉडल को सफल बनाने के लिए इसके साथ साथ किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs को बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छा, जब किसान अकेले नहीं बल्कि एक समूह के रूप में बैंक के पास जाते हैं तो जोखिम कम हो जाता है और लोन मिलना आसान हो जाता है। साथ ही सरकार बिजली खरीदने की गारंटी देती है, जो किसान को एक तय आमदनी का भरोसा दिलाती है। तो ये एक लंबा दांव है। हाँ, एक लंबा दांव है, लेकिन अगर ये सफल हुआ तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नक्शा बदल सकता है। और राजस्थान जैसे राज्य में ऊर्जा बिना पानी का अधूरी है। बिल्कुल। यहाँ जल प्रबंधन के लिए एक साथ 3 बड़ी योजनाएं काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और जल जीवन मिशन। हाँ, और इन तीनों को अलग अलग देखने की बजाय एक साथ एक चक्र के रूप में देखना चाहिए। एक चक्र के रूप में कैसे? पहली योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप, फवारा और ड्रिप सिंचाई से खेती में पानी की बर्बादी रोकती है, यानी पानी की बचत। जी। दूसरी योजना जल स्वावलंबन, अगले 5 सालों में 5 लाख तालाब, टाके और एनीकट बनाकर बारिश के पानी को सहेजती है, यानी पानी का संचयन। और तीसरी योजना जल जीवन मिशन, उसी सहेजे और साफ किए गए पानी को पाइपलाइन के जरिए हर घर तक पहुंचाती है, यानी पानी का वितरण। बिल्कुल। ये बचत, संचयन और वितरण का एक पूरा इकोसिस्टम है। इसी से जुड़ी एक और योजना है स्वामित्व योजना, जिसमें ड्रोन से सर्वे करके गांवों में लोगों को उनकी जमीन का पट्टा यानी कानूनी मालिकाना हक दिया जा रहा है। ये क्यों इतना जरूरी है? सोचिए, सालों से जिस घर में कोई परिवार रह रहा है, कानूनी तौर पर वो सिर्फ एक मकान था, लेकिन स्वामित्व योजना का पट्टा मिलने के बाद वो एक एसेट यानी एक संपत्ति बन जाता है। मतलब एक कागज का टुकड़ा इतना बड़ा फर्क ले आता है? ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह गांव के लोगों के हाथ में एक आर्थिक चाबी देने जैसा है। उस पट्टे को दिखाकर वे बैंक से लोन ले सकते हैं, अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मतलब ये ग्रामीण संपत्ति को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ रहा है। जी, और उसकी असली कीमत को अनलॉक कर रहा है। यह एक मूक क्रांति है जो गांव में चल रही है। ये मूक क्रांति वाला विचार वाकई दमदार है।
तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बाद स्वाभाविक रूप से शहरों की ओर आते हैं। जी। यहाँ भी पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और अमृत योजना जैसी योजनाएं हैं जो घर, सफाई और सीवरेज जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करती हैं। लेकिन मैं आर्थिक योजनाओं पर ध्यान देना चाहता हूँ। पीएम स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा, हाँ, ये दोनों योजनाएं किन लोगों के लिए हैं और इनमें क्या फर्क है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये दोनों योजनाएं शहरी अर्थव्यवस्था के दो अलग-अलग लेकिन बेहद जरूरी हिस्सों पर ध्यान देती हैं। जैसे स्वनिधि योजना पूरी तरह से असंगठित सेवा क्षेत्र के लिए है। मतलब हमारे गली मोहल्लों के रेड़ी पटरी वाले, सब्जी वाले, चाय वाले। ये उन्हें बिना किसी गारंटी के छोटा लोन देती है? हाँ, ताकि उनका रोज का काम चलता रहे। और विश्वकर्मा योजना? वहीं पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए है, जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार। तो ये सिर्फ लोन देती है? नहीं, ये सिर्फ लोन नहीं देती, बल्कि उन्हें ट्रेनिंग, आधुनिक औजार खरीदने के लिए पैसा और अपने बनाए सामान के लिए एक बड़ा बाजार भी देती है। अच्छा, तो एक योजना रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए है और दूसरी हमारी पारंपरिक कला और कौशल को बचाने और उसे बढ़ाने के लिए। वाह। बिल्कुल, एक अर्थव्यवस्था के पहियों को ग्रीस देती है तो दूसरी उसकी आत्मा को सहेजती है, और दोनों मिलकर एक समावेशी शहरी विकास का ताना बाना बुनते हैं। इसी ताने बाने में एक और दिलचस्प धागा है, पंचगौरव कार्यक्रम। इसके तहत हर जिले को 5 चीजों में अपनी एक पहचान बनाने के लिए कहा गया है। एक उपज, एक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल। हाँ, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका कोई वास्तविक आर्थिक मतलब है? इसका बहुत गहरा आर्थिक मतलब है। कैसे? ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के विचार का एक बहुत ही क्रिएटिव विस्तार है। आज का दौर ब्रांडिंग का है। जब हम कहते हैं बीकानेरी भुजिया या मकराना का मार्बल, तो हमारे दिमाग में एक क्वालिटी और पहचान बनती है। सही बात है। पंच गौरव कार्यक्रम इसी पहचान को हर जिले के लिए बनाने की कोशिश है। जब एक जिला अपने संतरे, अपने घोड़े, अपनी ब्लू पॉटरी, अपने किले और अपने किसी खास खेल के लिए जाना जाएगा, तो ये न सिर्फ पर्यटन और स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ाएगा, बिल्कुल, बल्कि उस जिले के लोगों में एक गर्व की भावना भी पैदा करेगा। ये विकास को एक सांस्कृतिक पहचान से जोड़ता है। तो ये सारी तरक्की, ये सारी योजनाएं गांव से लेकर शहर तक, किसान से लेकर कारीगर तक, इन सब के ऊपर एक हरा छाता भी होना चाहिए। पर्यावरण का। हाँ, पर्यावरण की बात करते हैं। यहाँ मिशन हरियालो राजस्थान का जिक्र है, जिसका लक्ष्य अगले 5 सालों में 50 करोड़ पेड़ लगाना है। यह आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। आंकड़ा बड़ा है, लेकिन इसके पीछे की सोच ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ कहीं भी पेड़ लगाना नहीं है। इसमें हर जिले में 2 ग्रीन लंग्स यानी शहरी वन क्षेत्र बनाने की बात है, जो शहरों के प्रदूषण को सोख सकें। अच्छा। इसमें खिजराली में अमृता देवी के नाम पर म्यूजियम बनाने की बात है, जो पर्यावरण संरक्षण को हमारी संस्कृति से जोड़ता है। और मातृ वन जैसी पहलें हैं जो इस अभियान को एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश करती हैं। मतलब ये पर्यावरण को विकास से अलग नहीं देखता? नहीं, बल्कि विकास के साथ साथ चलने वाली एक अनिवार्य शर्त के रूप में देखता है। इस पूरी चर्चा को समेटें तो दस्तावेज के अंत में लिखी बात अब ज्यादा मायने रखती है। कौन सी? ये 25 योजनाएं केवल अलग अलग पहले नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़ी एक सामंजस्यपूर्ण रणनीति है। क्या आप वाकई मानती हैं कि ये योजनाएं इतनी जुड़ी हुई है? हाँ, ये एक ही माला की मोटी की तरह है, एक दूसरे से जुड़ी हुई। सोचकर देखिए, कुसुम योजना का सोलर पंप जल जीवन मिशन के तहत घर तक पानी पहुंचाता है। दीदी अभियान की एक ड्रोन दीदी जो ड्रोन उड़ाती है, वो उन सड़कों का इस्तेमाल करती है जो किसी और योजना में बनी है। और उसे अपना काम शुरू करने के लिए लोन एक बैंक सखी दिलवाती है जो खुद उसी अभियान का हिस्सा है। और जब इन सब योजनाओं से एक परिवार की आमदनी बढ़ती है, तो वे अपने बच्चों को लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेहतर पढ़ा पाते हैं और माँ योजना के तहत बेहतर इलाज करा पाते हैं। ये सचमुच प्रगति का एक आपस में गुंथा हुआ खाका है। बिल्कुल। आज की इस गहरी पड़ताल के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी। हमने शुरू में खाद्य सुरक्षा योजना में गिव अप अभियान की बात की, जहां लोगों से स्वेच्छा से लाभ छोड़ने की अपील की जाती है। जी। ये आज के डेटा और टेक्नोलॉजी के युग में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या? हम चाहें तो सैटेलाइट इमेज, बैंक डेटा और AI से हर एक व्यक्ति की पात्रता की बिल्कुल सटीक जांच कर सकते हैं। तो फिर हमें नागरिक ईमानदारी और स्वैच्छिक भागीदारी जैसे सॉफ्ट तरीकों की जरूरत क्यों है? सोचने वाली बात है। क्या योजनाओं को प्रभावी बनाने का भविष्य
टेक्नोलॉजी के सख्त नियमों में है या इंसानी भरोसे और सामाजिक जिम्मेदारी में? इस पर सोचिएगा जरूर।